बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ एमफिल सेमेस्टर सेकंड, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमारा पहला चैप्टर यानी क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस मुकम्मल हो गया था। आज छठे लेक्चर में हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के 6 स्टेप्स तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2 and this is the lecture outline for this lecture। इस लेक्चर में हम 3 मेन हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के 6 स्टेप्स ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ब्रीफली आपको बताया जाएगा कि 6 स्टेप्स होते कौन कौन से हैं। बाद में इस चैप्टर में हर स्टेप को तफसील के साथ डिस्कस किया जाएगा। अगले 6 लेक्चर्स में हर स्टेप को तफसील के साथ डिस्कस किया जाएगा। आज पहले स्टेप का कुछ हिस्सा डिस्कस हो जाएगा और फिर आगे स्टेप वाइज हम 6 स्टेप मुकम्मल करेंगे। इस लेक्चर में दूसरी जो मेन हेडिंग होगी, फीचर्स ऑफ डाटा एनालिसिस प्रोसेस इन क्वालिटेटिव सर्च। खुसूसियात, अहम इम्पॉर्टेंट फीचर्स, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा एनालिसिस प्रोसेस की 5-6 हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा क्वालिटेटिव रिसर्च के हवाले से। और तीसरे नंबर पे फिर हम पहला स्टेप शुरू कर देंगे। पहले स्टेप में क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के पहले स्टेप में हम डाटा प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में था कि उसमें भी हम डाटा प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसमें डाटा प्रिपरेशन स्टैटिस्टिकली होती है और यहाँ डाटा प्रिपरेशन क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के हिसाब से इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस की या डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन किस तरह करनी उस हवाले से होती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपेयरिंग डाटा फॉर एनालिसिस। जब हम डाटा प्रिपेयर करते हैं क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए तो 3 स्टेजेस होती है उसमें। सबसे पहले हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, दूसरे नंबर पे डाटा ट्रांसक्राइब करते हैं और तीसरे नंबर पे हम डिसीजन करते हैं कि हमने डाटा एनालिसिस जो है बाय हैंड करना है या बाय कंप्यूटर करना है। तो स्टूडेंट्स जहन में रखें कि आज हम पहले स्टेप की 2 स्टेजेस यानी डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे तफसील के साथ, लेकिन तीसरी स्टेज कि डिसीजन करना कि बाय हैंड डाटा एनालिसिस करना है या बाय कंप्यूटर करना, ये नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीक के लेक्चर में हम इसको मुकम्मल करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक, ये हेडिंग काफ़ी लेंथी है और बड़ी अहम है। इसलिए इसको पूरे एक लेक्चर में हम अलहदा से मुकम्मल करेंगे, अलहदा से डिस्कस करेंगे। आज हम पहले स्टेप की 2 स्टेजेस डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा ट्रांसक्रिप्शन को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 स्टेप्स हैं कौन कौन से। सबसे पहला स्टेप क्या है क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस में कि हम, जैसे कि पहले बात होगी कि हम डाटा प्रिपेयर करते हैं एनालिसिस के लिए। इसमें 3 काम हम करते हैं, डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं एंड वी मेक डिसीजन अबाउट अप्रोच ऑफ एनालिसिस बाय हैंड और बाय कंप्यूटर। तो जब हम डाटा प्रिपेयर कर लेते हैं अपना, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो काम करना होता है रिसर्चर ने, इनिशियल एक्सप्लोरेशन ऑफ द डाटा थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोडिंग। इनिशियल एक्सप्लोरेशन करते हैं यानी हम सरसरी पढ़ते हैं उसको, डाटा को, जितने इंटरव्यूज़ हैं, जितनी ऑब्जर्वेशन हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सरसरी पढ़ते हैं। किस लिए? कि जनरल सेंस लेने के लिए कि लोगों के व्यूज़ किस तरफ जा रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स में से क्या चीज़ें ड्रा हो रही हैं, क्या, कौन से कोड्स, कौन से मेन फैक्टर्स, कौन से थीम्स निकल रहे हैं, कि जनरली सेंस क्या बन रही डाटा की, लोगों के व्यूज़ किस तरफ जा रहे हैं और उनकी कोडिंग करनी होती है। मिसाल के तौर पर आपने एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के इंटरव्यूज़ किए एडमिनिस्ट्रेटर्स की मैनेजमेंट के हवाले से, तो उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स बन जाएंगे, मुख्तलिफ थीम्स बन जाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर बड़ा डिसिप्लिन्ड है, एक थीम ये बन गया। दूसरा है कि एडमिनिस्ट्रेटर बड़ा स्ट्रिक्ट है, कुछ लोग ये कहेंगे कि बड़ा स्ट्रिक्ट है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर की अप्रोच जो है डेमोक्रेटिक है, उसका जो लीडरशिप स्टाइल है डेमोक्रेटिक है। कुछ के व्यूज़, तो इस तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स के व्यूज़ से आपको थीम्स मिलेंगे, कोड्स मिलेंगे। कुछ लोगों के इंटरव्यू से एक चीज़ निकल रही होगी, वो एक थीम बन जाएगा, एक कोड बन जाएगा। उस
तो एक हेडिंग आप कह लें कि बन जाएगी। तो जितने भी लोग उस तरह की बात कर रहे होंगे वो उस हेडिंग के नीचे आता जाएगा। आगे आप जितने 100 इंटरव्यू करें, 200 इंटरव्यू करें, 50 इंटरव्यू करें, तो हर बंदे के व्यूज़ पहले आप कोड्स बना लेंगे, थीम्स बना लेंगे, हेडिंग्स बना लेंगे कि ये हेडिंग्स निकल रही हैं। तो इनिशियल एक्सप्लोरेशन में आप कोड्स तय कर लेते हैं कि ये बाद का कोड्स पहले से तय किए होते हैं कि हमने ये चीज़ें देखनी है, लेकिन बाद का इंटरव्यूज़ करने के बाद आप इनिशियल एक्सप्लोरेशन में कोड्स तय करते हैं कि ये कोड्स निकल रहे हैं लोगों के व्यूज़ की मदद से। लोग इन फैक्टर्स के नीचे आ रहे हैं, लोगों के व्यूज़ कुछ ये कह रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं। तो ये आमतौर पे 8-10 थीम्स या 8-10 कोड्स बन जाते हैं, उनसे 8-10-15 कोड्स बन जाते हैं, उसमें से 5-7 थीम्स निकल आते हैं जिसकी बुनियाद पर हम क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस बाद में करते हैं। तो दूसरे स्टेप पे हमने क्या करना है, इनिशियल एक्सप्लोरेशन करनी, सरसरी पढ़ना और उसमें से कोड्स निकालने हैं। और तीसरे स्टेप पे जब ये काम हो गया, कोड्स आपने तय कर लिए, इन कोड्स को फिर यूज़ करते हुए आपने डिस्क्रिप्शंस बनानी है, यानी सारे लोगों के इंटरव्यूज़ पढ़ के जिसके व्यूज़ जिस कोड के नीचे आ रहे होंगे, जिस थीम के नीचे आ रहे होंगे, उस थीम के अंदर आपने डालते जाना है और उन थीम्स की मदद से फिर आपने नतीजा निकालना होता है, रिज़ल्ट निकालना होता है। और चौथे नंबर पे आपने क्या करना होता है, क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस में जब आपने डिस्क्रिप्शन बना ली, जब आपने थीम्स बना ली है, पहले कोड्स इनिशियल एक्सप्लोरेशन हो गई, कोड्स बन गए, कोड्स की मदद से आपने डिस्क्रिप्शन बना ली, फिर थीम्स बन गया, आपने सारे मतलब क्या कि आपने सारे इंटरव्यूज़, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे ऑब्जर्वेशन नोट्स को पढ़ के आपने अपने थीम्स निकाल लिए। अब आपने अपना डाटा रिप्रेजेंट करना है, रिपोर्ट करना है रीडर्स के लिए, जैसा कि हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च में किया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम टेबल्स की मदद से या फिगर्स की मदद से डाटा रिप्रेजेंट करते हैं या रिपोर्ट करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में हम नैरेटिव्स की मदद से यानी लिखते हैं, टेक्स्ट की मदद से हम लोगों के व्यूज़ रीडर्स तक पहुंचाते हैं कि इतने पार्टिसिपेंट्स ये कह रहे हैं, इतने पार्टिसिपेंट इस चीज़ के बारे में ये कह रहे हैं, इतने ये कह रहे हैं। या विजुअल मॉडल बना लेते हैं कि वो टेक्स्ट की शक्ल में वो विजुअल मॉडल भी बनता है, उसकी विजुअल मॉडल्स की एग्जांपल्स क्रेसफेल की बुक में दी हुई है, आप उस वहाँ से विजुअल मॉडल्स की एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो डाटा हमने रिप्रेजेंट करना है नैरेटिव्स की शक्ल में या विजुअल मॉडल्स की शक्ल में। ये काम करने के बाद 5वें नंबर पे हम फिर इंटरप्रेट फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट, जो फाइंडिंग्स आई होती हैं नैरेटिव्स की मदद से, विजुअल्स में जो फाइंडिंग्स निकली होती है उनको हम इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट कैसे करते हैं, मेकिंग एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द रिजल्ट्स, के रिजल्ट से निकलता क्या है, पर्सनल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की मदद से। अगर आप टीचर हैं, आप वहाँ काम कर रहे हैं, या एज ए कम्युनिटी मेंबर भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की मदद से फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं कि ये फाइंडिंग मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैच करती है या मिस मैच करती है। या आप प्रीवियस लिटरेचर की मदद से इंटरप्रेट करते हैं फाइंडिंग्स को कि प्रीवियस लिटरेचर के साथ मैच कर रही हैं या मिस मैच कर रही हैं। तो 5वें स्टेप पे हम जाके फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बाय रिफ्लेक्टिंग पर्सनली ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द फाइंडिंग्स एंड आर ऑन द लिटरेचर दैट माइट इन्फॉर्म द फाइंडिंग, या विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस लिटरेचर, प्रीवियस फाइंडिंग्स। तो ये काम करने के बाद 6ठे नंबर पे फिर हम वैलिडेट द एक्यूरेसी ऑफ फाइंडिंग्स। इसमें एक्यूरेसी ऑफ फाइंडिंग्स को वैलिडेट भी किया जाता है, जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में आमतौर पे नहीं होता। इट मीन्स दैट द रिसर्च डिटर्मिन्स द एक्यूरेसी और क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स। इसके कई तरीके होते हैं, ये हम इस स्टेप पे जब हम डिटेल से पढ़ेंगे उसमें आएंगे कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ होती हैं वैलिडेट द एक्यूरेसी ऑफ फाइंडिंग्स के लिए, वैलिडेट करने के लिए। आप फाइंडिंग्स को वैलिडेट करने के लिए जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी फाइंडिंग्स दिखा सकते हैं, कि उनसे पूछ सकते हैं कि आपने जो इंटरव्यूज़ दिए थे उनसे ये मैंने जो कंक्लूजन निकाले इनको वैलिडेट कर दें, क्या मैंने कंक्लूजन सही निकाले, आप यही कहना चाहते थे। या दूसरा तरीका होता है कि आप एक्सपर्ट जो सीनियर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं उनको भी दिखा दें। तो कई तरीके हैं फाइंडिंग्स को वैलिडेट करने के। तो इस स्टेप पे जब हम जाएंगे 6ठे स्टेप पे, तो उसमें हम तफसील के साथ ये पढ़ेंगे। तो ये 6 स्टेप्स हैं क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस में। सबसे पहला क्या है कि वी प्रिपेयर डाटा फॉर एनालिसिस। देयर आर 3 स्टेजेस: ऑर्गेनाइज डाटा, ट्रांसक्राइब डाटा एंड मेक डिसीजंस अबाउट एनालिसिस बाय हैंड और कंप्यूटर। एट सेकंड स्टेप वी इनिशियली एक्सप्लोर द डाटा through the process of coding. At third step we use these codes to build description and themes, and
fourth step, we represent and report data through narratives and visuals. At fifth step, we interpret findings by reflecting personally on the impact of findings by our personal experience or by matching the findings with previous literature findings. और आखिरी स्टेप पे हम क्या करते हैं, वैलिडेट द एक्यूरेसी ऑफ फाइंडिंग्स बाय यूजिंग वेरियस स्ट्रेटजीज। तो ये 6 स्टेप्स हैं। इन 6 स्टेप्स में क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस मुकम्मल होता है। इन्हीं 6 स्टेप्स को नेक्स्ट लेक्चर्स में हम तफसील के साथ एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम पहला जो स्टेप है उसका पहली 2 स्टेजेस कवर कर लेंगे, लेकिन तीसरी स्टेज अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये इसके बाद हम देखते हैं दूसरी हेडिंग जो हमारे इस लेक्चर की थी कि फीचर्स ऑफ डाटा एनालिसिस प्रोसेस इन क्वालिटेटिव रिसर्च कौन कौन से, इंपॉर्टेंट खसूसियात कौन कौन सी है, अहम खसूसियात क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस की कौन कौन सी है। तो नंबर 1 पे है, द प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस इज इंडक्टिव इन फॉर्म। इंडक्टिव किसको कहते हैं? इट गोज फ्रॉम द पर्टिकुलर और डिटेल्ड डाटा टू द जनरल कोड्स एंड थीम्स। पर्टिकुलर टू जनरल जब हम जाते हैं तो उसको इंडक्टिव प्रोसेस कहते हैं, और जब जनरल टू पर्टिकुलर आते हैं तो उसको डिडक्टिव प्रोसेस कहते हैं। तो ये क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस का प्रोसेस इंडक्टिव है। इंडक्टिव से क्या मुराद है कि हम बहुत पर्टिकुलर लोगों से एक एक करके उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन करते हैं या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं एक एक करके। उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स से, पर्टिकुलर इंटरव्यूज़ से, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से हम जनरल थीम्स या कोड्स निकालते हैं, यानी उन सब की व्यूज़ को मिला के उसमें से जनरल सेंस हम निकालते हैं। यानी पर्टिकुलर लोगों से व्यूज़ लेते हैं या उनके ऑब्जर्वेशंस करते हैं या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं और उन सब को मिला के उसमें से एक जनरल सेंस या जनरल कोड या जनरल थीम निकालते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च का जो प्रोसेस है वो इंडक्टिव इन फॉर्म है, डिडक्टिव नहीं है। और दूसरे नंबर पे दूसरी खसूसियत क्या है, दूसरा फीचर क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस इन्वॉल्व्स ए साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग। साइमल्टेनियस से क्या मुराद होता है? साथ साथ चलना, एट ए टाइम, एट द सेम टाइम, यानी डाटा कलेक्शन भी हो रही होती है, डाटा एनालिसिस भी हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप रिसर्चर हैं, आपने 20 या 30 लोगों के इंटरव्यूज़ करने हैं। आप करते क्या है, रिसर्चर करता क्या है कि वो एक बंदे का इंटरव्यू करके उस इंटरव्यू को पढ़ना शुरू कर देता है, यानी उसका एनालिसिस करना शुरू कर देता है कि इसमें जनरल सेंस क्या निकल रही है, इसमें कोड क्या बन रहा है, जनरल थीम क्या निकल रहा है, या कौन सी 2-4 मोटी मोटी बातें ये बंदा कह रहा है मेरे टॉपिक के बारे में या मेरे सवालात के नतीजे में कौन सी 3-4 पॉइंट्स मेन निकलते हैं। तो वो मेन पॉइंट्स, एक इंटरव्यू लिया, उसको पढ़ा और वो मेन पॉइंट्स निकाल के अलहदा रख लिए, लिख लिए उसने कि इसके इंटरव्यू से ये मेन पॉइंट्स निकलते हैं, ये कोड्स बनते हैं। तो फिर एक इंटरव्यू किया, उसका एनालिसिस कर सरसरी पढ़ के उसमें से कोड्स निकाले, वो फिर दूसरा इंटरव्यू की तरफ चला जाता है। यानी फिर डाटा कलेक्ट, पहले डाटा कलेक्ट किया, एक बंदे का इंटरव्यू लिया, उसका एनालिसिस, उसे पढ़ने बैठ गया, उसमें से कोड्स निकाल लिए, उसमें से थीम्स निकाल लिए, उसमें से मेन पॉइंट्स निकाल लिए, फिर दूसरे बंदे का इंटरव्यू करने चला गया, यानी फिर डाटा कलेक्शन की तरफ चला गया। तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, यानी डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन इट इज़ डिफरेंट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च में देखा है, हम पढ़ चुके हैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस कि क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में क्या होता है कि डाटा कलेक्ट सारा इकट्ठा होता है, सारा डाटा कलेक्ट करके फिर हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं। ये नहीं होता कि एक बंदे से हमने क्वेश्चनर पुर करवाया और उसका एनालिसिस कर लिया, उसका एनालिसिस का फ़ायदा ही कोई नहीं होता, क्योंकि हमने ओवरऑल व्यूज़ का एनालिसिस करना होता है कि ओवरऑल 200, 400, 1000 जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके व्यूज़ को मिला के नतीजा क्या निकलता है। क्योंकि उसमें से हमने थीम्स नहीं अलग-अलग निकालने होते, उसमें हमने ओवरऑल एनालिसिस करना होता है पार्टिसिपेंट्स के व्यूज़ के। इसलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च से डिफरेंट है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में एनालिसिस और डाटा कलेक्शन और एनालिसिस साइमल्टेनियस प्रोसेस में साथ साथ चलते रहते हैं, एनालिसिस भी होता रहता है और डाटा कलेक्शन भी होती रहती है। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में पहले एक फेज़ मुकम्मल होता है, यानी डाटा कलेक्शन मुकम्मल होने के बाद हम एनालिसिस शुरू करते हैं। तीसरा अहम बात क्या है क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के फीचर्स में, द फेजेस आर आल्सो इटरेटिव। इटरेटिव से क्या मुराद है? इट मीन्स दैट रिसर्चर साइकिल्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। पॉइंट 2 में हम ये बात थोड़ी सी डिस्कस हो चुकी है कि रिसर्चर कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, यानी कभी डाटा कलेक्शन पे आ जाता है, कभी डाटा एनालिसिस पे। इस दायरे में, इस
घूमता रहता है, आगे जाता है पीछे जाता है, आगे जाता है पीछे जाता है, डाटा कलेक्ट किया, एनालिसिस पे आ गया, एनालिसिस हुआ, फिर डाटा कलेक्शन पे आ गया। तो इसको कहते हैं इटरेटिव प्रोसेस, यानी साइकिल्स बैक एंड फोर्थ, आगे कभी जाता है कभी पीछे जाता है, और ये सिलसिला चलता रहता है जब तक डाटा कलेक्शन एनालिसिस का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता। और चौथे नंबर पे चौथी खसूसियत क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्चर्स एनालाइज दैट डाटा बाय रीडिंग इट सेवरल टाइम्स एंड कंडक्टिंग एंड एनालिसिस ईच टाइम। क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर बार बार पढ़ता है अपने डाटा को। क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं होता। क्वांटिटेटिव रिसर्च में डाटा इकट्ठा कलेक्ट होकर उसका इकट्ठा ही एनालिसिस हो जाता है, बार बार नहीं पढ़ता। लेकिन इसमें रिसर्चर अपने डाटा को कई बार पढ़ता है। इसका मतलब है कि वो कई बार एनालिसिस करता है, एनालिसिस के प्रोसेस से वो कई दफ़ा गुजरता है। कंडक्टिंग एनालिसिस, हर दफ़ा वो नया एनालिसिस कर रहा होता है, यानी एक दफ़ा पढ़ा कुछ पॉइंट जहन में आ गए, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ा कोई और पॉइंट जहन में आ गए, फिर तीसरी दफ़ा पढ़ा कोई और पॉइंट जहन में आ गए। तो इस तरह रिसर्चर क्वालिटेटिव रिसर्च में बार बार पढ़ता है और बार बार एनालिसिस करता है, और हर दफ़ा नए पॉइंट्स जहन में आते रहते हैं। और चौथी बात क्या है, पाँचवीं बात क्या है जो क्रेसवेल ने की है, इट इज़ एन एक्लेक्टिक प्रोसेस। एक्लेक्टिक कहते हैं इख्तियारी को, इख्तियार होता है रिसर्चर का। देयर इज़ नो सिंगल, क्रेसवेल कहता है कि कोई सिंगल एक्सेप्टेड अप्रोच नहीं है क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए, लेकिन गाइडलाइंस मुख्तलिफ लोगों ने दी हुई हैं कि क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस रिसर्चर किस तरह कर सकता है। तो वो रिसर्चर की मर्जी होती है, इख्तियार होता है कि वो किसकी गाइडलाइंस को फॉलो करे। एक एक्सपर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, दूसरे ने दी हैं, तीसरे ने दी हैं, चौथे ने दी है, किसी ने गाइडलाइंस दी हैं कि वो पहले सारा डाटा कलेक्ट करके फिर उनको पढ़ना शुरू करें, और कोई कहता कि एक एक करके एक करें और उसको पढ़ना शुरू कर दें और उसमें से थीम्स निकाल लें, कोड्स निकाल लें। किसी ने कोई और गाइडलाइंस दी है। तो ये इख्तियार है रिसर्चर का कि वो जिसकी मर्ज़ी गाइडलाइंस को फॉलो कर ले। क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं होता। क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो तयशुदा कि पहले आपने डाटा सारा कलेक्ट करना है और फिर उसका एनालिसिस करना है। उसमें इख्तियार नहीं है रिसर्चर को कि आधे लोगों का डाटा कलेक्ट हो गया तो एनालिसिस कर ले, या 10 लोगों का हो गया तो एनालिसिस कर ले और फिर आगे चले। ऐसा उसमें तो तयशुदा है कि डाटा कलेक्ट मुकम्मल होगा तो एनालिसिस होगा। लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च के एनालिसिस में मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं। रिसर्चर की मर्ज़ी जिस मर्ज़ी अप्रोच को यूज़ कर ले, एंड रिज़ल्ट एक ही आता है कि एंड पे जाके आपके थीम्स निकलने, आपके कोड्स निकलने हैं, वो एंड रिज़ल्ट एक ही होगा। लेकिन शुरू कैसे करना, एनालिसिस कैसे करना, मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं। मुख्तलिफ अप्रोचेस में से जो चाहता है रिसर्चर यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस इज़ एन एक्लेक्टिक प्रोसेस, यानी इख्तियार है रिसर्चर का जो मर्ज़ी अप्रोच यूज़ करे। और छठे नंबर पे और आखिरी जो खसूसियत है, क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ इंटरप्रेटिव इन नेचर, यानी इंटरप्रिटेशन होती है नेचुरली या बाय इसकी नेचर के लिहाज से। आप देखें क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर इंटरप्रेट करता है लोगों के व्यूज़ को, अपने पर्सनल असेसमेंट करता है, मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यूज़ लेता है, उनके व्यूज़ लेता है, फिर ऑब्जर्वेशन करके उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करता है, डाटा कलेक्ट करता है या डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन वो खुद अपनी पर्सनल असेसमेंट के मुताबिक करता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की मदद से हम डाटा एनालाइज करते हैं और जो जवाब आता है उसकी बुनियाद पे फिर आगे हम रिपोर्टिंग करते हैं या इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर अपनी पर्सनल असेसमेंट के मुताबिक करता है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? फॉर एग्जाम्पल, द इंटरप्रिटेशन दैट वन रिसर्चर मेक्स ऑफ ट्रांसक्रिप्ट डिफर्स फ्राम द इंटरप्रिटेशन दैट समवन एल्स मेक्स। इसका नतीजा यही निकलता है फिर कि हर एक की इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ होती है। एक ही बात होती है लेकिन इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ होती है। इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ क्यों होती है? कि हर बंदा अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने थीम्स के हिसाब से, अपने टॉपिक के हिसाब से उस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा होता है, या अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से कर रहा होता है। इसलिए उनके एक ही ट्रांसक्रिप्ट से या एक ही किस्म के व्यूज़ से इंटरप्रिटेशन जब वो करते हैं वो मुख्तलिफ हो सकती है और होती है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उनमें से एक गलत है या दूसरा सही। दिस डज नॉट मीन दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ वन रिसर्च इज़ बेटर और मोर एक्यूरेट दैन द अदर। बिल्कुल ये मतलब नहीं होता। उन्होंने अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने थीम्स के हिसाब से, अपने टॉपिक के हिसाब से, मिसाल के तौर पर प्राइमरी स्कूल टीचर कर रहा है इंटरप्रिटेशन, इंटरव्यूज़ ले रहा है, इंटरप्रिटेशन कर रहा है, तो अपने बैकग्राउंड में उसने करनी, प्राइमरी स्कूल के हवाले से करनी। एलिमेंट्री स्कूल टीचर ने अपने बैकग्राउंड में, अपनी फैसिलिटीज़ के हवाले से करनी, अपनी क्वालिफिकेशन के हवाले से करनी और अपनी
जो सिचुएशन उसके हिसाब से करनी। इस तरह हाई स्कूल टीचर है, इस तरह कॉलेज टीचर है, इस तरह यूनिवर्सिटी टीचर है, तो एक ही टॉपिक हो उसके बारे में मुख्तलिफ लोगों के व्यूज़ लेके, व्यूज़ भी एक ही तरह के हो सकते हैं, मिलते जुलते हो सकते हैं, थीम्स भी एक तरह के निकले, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन हर कोई अपनी सिचुएशन के हिसाब से करेगा। तो रिसर्चर ये नहीं कह सकता या कोई ये नहीं कह सकता कि ये गलत है या वो सही है। इट सिंपली मीन्स दैट ईच ऑफ द रिसर्चर ब्रिंग्स हिज हर ओन पर्सपेक्टिव, वो अपना पर्सपेक्टिव अपनी सिचुएशन उस इंटरप्रिटेशन में लेकर आता है, इसलिए इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ हो सकती है। तो ये 6 मेन फीचर्स हैं जो कि रिसर्चर, क्वालिटेटिव रिसर्चर्स ने जहन में रखने होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च करते हुए, ताकि उनके रिजल्ट्स, उनकी फाइंडिंग्स बेहतर आए। उसके बाद हम शुरू करते हैं पहला स्टेप क्वालिटेटिव रिसर्च का। मैंने आपसे शुरू में बात की कि 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? तो पहले स्टेप पे रिसर्चर प्रिपेयर करता है डाटा फॉर एनालिसिस, और उसमें 3 स्टेजेस है। ऑर्गेनाइज करता है डाटा को, ट्रांसक्राइब करता है डाटा को, और फिर डिसाइड करता है कि डाटा उसने बाई हैंड एनालाइज करना है या बाई कंप्यूटर करना है। तो ये पहले ही मैंने बात की कि ये स्टेज, जो तीसरी स्टेज है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेंथी स्टेज है, लेंथी टॉपिक है, तो इसमें अगर हम डिस्कस करते तो कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। तो नेक्स्ट स्टेज पर इस पूरा लेक्चर इसी पर फोकस करेंगे हम। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना होता है डाटा, और at an early stage in qualitative analysis researcher organizes data into file folders or computer files। जहन में रखें आप कि जब आपने क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करना है, इंटरव्यूज़ लेने, ऑब्जर्वेशंस करने, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने, तो आपके पास पेजेस इकट्ठे होने हैं, सफ़हात इकट्ठे होने हैं, टेक्स्ट के सफ़हात इकट्ठे होने हैं, या आपने इंटरव्यूज़ के दरमियान रिकॉर्डिंग करनी है, या इंटरव्यू के साथ साथ आपने नोट्स लेने हैं, तो वो भी आपके पास टेक्स्ट की शक्ल में चीज़ें, यानी कुछ सफ़े आपके पास इकट्ठे होने हैं। या आपने ऑब्जर्वेशन करनी, तो उसमें भी ऑब्जर्वेशन के दौरान आपने नोट्स, राइटिंग में नोट्स लेने होते हैं, ऑब्जर्व करके अपने पॉइंट्स जो राइटिंग में लिखने हैं, तो आपके पास सफ़हात इकट्ठे होने होते हैं, और इनको फाइल फोल्डर्स की शक्ल में भी आप जमा कर सकते हैं, या साथ साथ कंप्यूटर पे भी आप एंटर कर सकते हैं कि कंप्यूटर फाइल बनाते जाए और उसमें एंट्री करते हैं। दोनों तरह से आप करें, लेकिन ये करना ज़रूरी है। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि आपने डाटा को जो कलेक्ट किया इंटरव्यूज़ में या डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए या ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए, तो उसको आपने फ़ाइल फोल्डर्स की शक्ल में या कंप्यूटर फाइल्स में ऑर्गेनाइज करके रखना है। ऑर्गेनाइज होगा तो बाद की स्टेजेस, जो बाद के स्टेप्स एनालिसिस के आसान हो जाते हैं। अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो आप भी जानते हैं कि फिर आप हर दफ़ा ढूंढेंगे कि फ़लाँ इंटरव्यू कहाँ चला गया, फ़लाँ पेज कहाँ चला गया, फ़लाँ पेज कहाँ चला गया। तो इसका साथ साथ ये बेहतर ये होता है कि साथ साथ ही आप हर इंटरव्यू, हर ऑब्जर्वेशन, हर डॉक्यूमेंट को तरतीब से रखते जाएँ। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। दिस स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड ड्यूरिंग ए क्वालिटेटिव स्टडी। क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। क्वान्टिटेटिव में आपके पास, अगर आपने 1000 भी आपका सैंपल है, तो आपके पास 1000 क्वेश्चनर आ जाने हैं, और उनका कोई मतलब वो कहीं गुम नहीं होंगे। वो आप नंबर लगा के रखते जाएंगे तो बाद में आगे पीछे भी हो जाएंगे, तो उन नंबरों की मदद से आप दोबारा तरतीब लगा सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में आपने इंटरव्यूज़ करने हैं, और इंटरव्यू ऑब्जर्वेशंस करनी, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, और इंटरव्यूज़ एज इट इज़ नहीं होते, आपने रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो उनको भी आपने ऑर्गेनाइज करना, आपने उनको भी अल्फाज की शक्ल में लाना है। आप रिकॉर्डिंग से एनालिसिस नहीं करते, पहले अल्फाज की शक्ल में लाएंगे उनको। ऑब्जर्वेशंस करते हैं आप, तो आप नोट्स लिखते जाते हैं, उनको भी आपने अल्फाज की शक्ल में लाना होता है। और आम तौर पर बहुत सारे पेजेस इकट्ठे जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 30 मिनट्स का एक इंटरव्यू हो, तो सिंगल स्पेस टेक्स्ट भी, आप सिंगल स्पेस पे भी आप उसको लाएं, ट्रांसक्राइब करें या लिखें अल्फाज की शक्ल में, तो 20 पेजेस कम से कम बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 30 इंटरव्यू किए हैं, सपोज़ 30 इंटरव्यू किए हैं, तो 30 इंटरव्यूज़ पे 600 पेजेस बनेंगे, और साथ ऑब्जर्वेशंस भी की हुई तो उनके अलहदा होंगे, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए। तो इसलिए ज़रूरी है, ये स्टेज बहुत अहम है, क्योंकि इसमें डाटा टेक्स्ट की शक्ल में बहुत ज़्यादा होता है, और उसको तरतीब लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी होती है। क्रेसवेल ने ये 4 बातें बताई हैं कि जब आप डाटा ऑर्गेनाइज करें तो इस तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका उसने क्या बताया कि डेवलप टेबल ऑफ डाटा सोर्सेज। डाटा सोर्सेज की एक टेबल बना लें कि आपने टीचर से लिया, स्टूडेंट से लिया, फलां से लिया, इंटरव्यूज़ किया है, तो एक ही टेबल में आप उनको लिखते जाएं कि ये इंटरव्यू नंबर 1 पार्टिसिपेंट ये था, सोर्स ये था, और इसने इंटरव्यू दिया, इसके इंटरव्यू के मेन पॉइंट्स ये हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन की तो उसके ये हैं, ये डॉक्यूमेंट्स इससे मुतल्लिक़ है, तो आप एक ही टेबल भी बना सकते हैं डाटा सोर्सेज के लिहाज से। तो दूसरे नंबर पे क्रेसवेल कहता है कि आप बाई टाइप भी कर सकते हैं।
आप डाटा सोर्सेज की एक ही टेबल बनाने के लिए हर डाटा सोर्स की अलग बना दें, सारे इंटरव्यूज़ को एक तरफ कर लें, ऑब्जर्वेशंस को एक तरफ कर लें, डॉक्यूमेंट्स को अलग ऑर्गेनाइज कर लें, फोटोग्राफ्स है, विजुअल मटेरियल उनको अलग ऑर्गेनाइज कर लें, कि यानी टाइप के लिहाज से आप अलग ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं इकट्ठा टेबल बनाने के लिए। और तीसरे, एज एन अल्टरनेटिव रिसर्चर कैन ऑर्गेनाइज द मटेरियल बाई पार्टिसिपेंट भी कर सकते हैं, यानी एक पार्टिसिपेंट की आपने ऑब्जर्वेशन भी की, उससे इंटरव्यू भी लिया, तो उसकी फ़ाइल अलग बना लें, दूसरे की इसी तरह बनाते जाएं। इस बाई साइट भी कर सकते हैं, यानी आपने एक स्कूल में 10 लोगों के इंटरव्यू लिए, 4 लोगों को इंटरव्यू लिए या ऑब्जर्वेशन की या वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट्स लिए, तो बाई साइट भी आपने वो स्कूल की फ़ाइल अलग बना सकते हैं। इस तरह बाई लोकेशन भी कर सकते हैं कि रूरल की अलग कर ले, अर्बन के अलग, या लोकेशन की कोई और शक्ल भी हो सकती है, तो बाई लोकेशन भी आप अलग कर सकते हैं। और सम कम्बिनेशन, या इन सारी अप्रोचेस का कोई कम्बिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इट विल डिपेंड अपॉन द रिसर्चर, जैसे रिसर्चर को इजी फील होता है उस तरह वो अपना डाटा ऑर्गेनाइज कर सकता है, जिससे उसे बाद में एनालिसिस करने में आसानी हो। तो ये मुख्तलिफ अप्रोचेज़ या मुख्तलिफ फॉर्म्स या मुख्तलिफ तरीके क्रेसवेल ने बताए, लेकिन रिसर्चर की अपनी मर्ज़ी है इसमें भी कि जिसमें उसे आसानी हो बाद में एनालिसिस करने में वो आसानी, वो उसी तरह इसको ऑर्गेनाइज कर सकता है। लेकिन ये बात जहन में रखें, क्रेसवेल कहता है कि ऑलवेज कीप डुप्लीकेट कॉपीज़ ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डाटा। ये बात जहन में रखें कि जो भी आप लिखें, चाहे आप रिसर्च कर रहे हैं, चाहे पहला चैप्टर लिख रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं, या डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी डुप्लीकेट कॉपी ज़रूर रखें। आजकल तो बड़ी आसानी है कि आप अपने आप को ईमेल कर सकते हैं, या फ़ोटो कापी करवा के रख सकते हैं, या स्कैन करके आप रख सकते हैं। तो कई तरीके आए हुए हैं जिनकी मदद से आप आसानी से लेकिन डुप्लीकेट कॉपी ज़रूर रखें, क्योंकि जब डाटा कलेक्टेड डाटा या काम किया हुआ गुम हो जाए तो उस वक्त जो बंदे की हालत होती है, तो ये उसी को पता है जिसने 3 महीने मेहनत की, इंटरव्यूज़ किए, ऑब्जर्वेशंस की, डाटा कलेक्ट किया, उसने डाटा ऑर्गेनाइज किया, लेकिन उसकी कॉपी उन चीज़ों की नहीं रखी उसने, और वो डाटा किसी वजह से डैमेज हो गया, तो फिर उसकी जो हालत होती है आप खुद अपने आप पे इम्प्लीमेंट या अपने अप्लाई करके देख लें कि क्या सूरत होती है उस वक्त बंदे की। तो इसलिए ऑलवेज कीप डुप्लीकेट कॉपीज ऑल फॉर्म्स ऑफ डाटा। तो ये पहली स्टेज है प्रिपेयरिंग डाटा में, कि आपने डाटा ऑर्गेनाइज करना। ये मुख्तलिफ तरीके बताए हुए हैं क्रेसवेल ने, इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द रिसर्चर कि जिसमें उसे आसानी हो वही अप्रोच वो यूज़ करके डाटा ऑर्गेनाइज करे। लेकिन डाटा ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है ताकि एनालिसिस के बाद के स्टेप्स आसान हो जाए। अब आप आते हैं दूसरी स्टेज की तरफ। डाटा प्रिपरेशन में आपने डाटा ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके बाद आपने डाटा करना ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब से क्या मुराद है? लिखना, कागज़ पे लाना। क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन जनरेट्स टेक्स्ट और वर्ड्स। ये पहले भी बात हो चुकी है, आप भी जानते हैं। क्वालिटेटिव डाटा में हमारे पास टेक्स्ट की शक्ल में डाटा आता है या अल्फाज की शक्ल में आता है। टेक्स्ट कहाँ से आती है? आप डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते हैं, आप स्कूलों से कोई लेटर्स लेते हैं, पॉलिसी लेटर्स लेते हैं, या बोर्ड से लेते हैं, या यूनिवर्सिटियों से लेते हैं, या बुक्स की शक्ल में अवेलेबल है, या HEC के कोई डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, तो वो आपको टेक्स्ट की शक्ल में आपके पास डाटा जमा हो रहा है। या वर्ड्स की शक्ल में। वर्ड्स कहाँ से आते हैं? जब आप इंटरव्यू करते हैं पार्टिसिपेंट्स के, तो आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या आप इंटरव्यूज़ के साथ साथ नोट्स, मेन पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं, या आप ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, तो फिर भी आप मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन के दौरान आप तो पूरे सेंटेंसेस उस वक्त नहीं लिखे जा सकते, इतना टाइम नहीं होता ऑब्जर्वेशन के दौरान या इंटरव्यू। आपने सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं, और बाद में उन मेन पॉइंट्स को सीक्वेंस की शक्ल में, सेंटेंसेस की शक्ल में लिखना होता है, या रिकॉर्डेड इंटरव्यू को भी आपने कागज़ पर लिखना होता है। कन्वर्जन इज़ रिक्वायर्ड, यानी इनको कन्वर्ट करना होता है, आपने अल्फाज में, कागज़ पर आपने लिखना होता है इनको। तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी ट्रांसक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस, ये देखें इसकी डेफिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग और फील्ड नोट्स इनटू टेक्स्ट डाटा। यानी आप ऑडियो टेप है, या फील्ड नोट्स हैं, या इंटरव्यू के नोट्स हैं, या टेक्स्ट डाटा है, तो उनको जब आप तरतीब के साथ सेंटेंसेस की शक्ल में कागज़ पर ले आते हैं तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद एनालिसिस नहीं हो सकता। जो ऑडियो टेप है उसको सुन के आप एनालिसिस नहीं कर सकते, आपको उसको सुन के अल्फाज कागज़ पे लिखने पड़ेंगे। या इंटरव्यू के दौरान जो आपने हिंट्स इकट्ठे किए उनसे एनालिसिस नहीं हो सकता। बेहतर ये होता है कि जब इंटरव्यू लिया, जब ऑब्जर्वेशन की, उसी वक्त जैसे इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन ख़त्म हुई उसी वक्त उसको आप तफसील से लिख लें, तरतीब से लिख लें। क्यों? क्योंकि उस वक्त बातें याद होती हैं आपको कि ये हिंट मैंने किस बात के हवाले से लिखा था, ये जो पॉइंट लिखा, ये लफ्ज़ लिखा है पॉइंट की शक्ल में, तो कौन सी बात हो रही, तो आपको बैकग्राउंड उस बात का पता होता है, तो आप तफसील से वो बात लिख सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन ज़रूरी है।
The most complete procedure is to transcribe all interviews and all observation notes. क्रेसवेल कहता है कि बेहतर यह है कि आप सारे इंटरव्यूज़ या सारी ऑब्जर्वेशंस को पहले ट्रांसक्राइब कर लें सबको और फिर उसका एनालिसिस शुरू करें, क्योंकि अगर आप एक ट्रांसक्राइब करके उसको एनालिसिस करना शुरू कर देंगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और फिर थीम्स या कोर्स या माइंडसेट भी उस तरह कंसंट्रेशन के साथ आप नहीं कर सकते। या बेहतर तरीका ये है कि जब आप इंटरव्यू लें या ऑब्जर्वेशन करें, उसके इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही दूसरा इंटरव्यू शुरू करने से पहले, ऑब्जर्वेशन शुरू करने से पहले ही इंटरव्यू या पहली ऑब्जर्वेशन की ट्रांसक्रिप्शन कर लें, क्योंकि उस वक्त बहुत सी बातें आपको याद होती हैं जो आपने ऑब्जर्वेशन के दौरान देखी, ऑब्ज़र्व की या इंटरव्यू के दौरान सुनी, लेकिन आप उस पॉइंट डिटेल से ना लिख सके। 4 hours टू ट्रांसक्राइब 1 hour ऑफ टेप। क्रेसवेल क्यों कहता है कि पहले सारी कर लें, क्योंकि अगर आपने टेप रिकॉर्ड किया है ख़ास तौर पे तो 4 घंटे की, 1 घंटे की अगर टेप रिकॉर्डिंग हो, 1 घंटे का इंटरव्यू, तो उसको ट्रांसक्राइब करने में 4 घंटे कम से कम लग जाते हैं। इसलिए जितना भी टाइम लगाना, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लगें, पहले ट्रांसक्राइब कर लें, ख़ास तौर पर अगर टेप रिकॉर्डेड है। अगर आपने टेप रिकॉर्ड नहीं किया इंटरव्यू तो फिर, या वीडियो नहीं बनाई ऑब्जर्वेशन की, तो फिर ज़रूरी है कि आप एक ऑब्जर्वेशन या एक इंटरव्यू मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद ही उसको ट्रांसक्राइब कर लें। ये क्रेसवेल ने जो कहा है कि अगर टेप रिकॉर्ड किया हुआ हो तो फिर है कि बाद में आप कर लें, लेकिन पहले सारे मुकम्मल टेप ट्रांसक्राइब करने के बाद फिर आप एनालिसिस शुरू करें। अगर आपने टेप रिकॉर्ड किया तो फिर आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि टेप रिकॉर्ड में सारी चीज़ें आ रही होती हैं, या वीडियो बनाई है ऑब्जर्वेशन की तो फिर भी उसमें सारी चीज़ें आ रही होती हैं। लेकिन अगर आपने टेप रिकॉर्ड नहीं किया, आपने सिर्फ पॉइंट्स लिए हैं इंटरव्यू के दौरान या ऑब्जर्वेशन के दौरान, तो फिर बेहतर ये होता है कि जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म हो या ऑब्जर्वेशन ख़त्म हो तो पहले अगला इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन शुरू करने से पहले को ट्रांसक्राइब कर लें, डिटेल के साथ लिख लें, क्योंकि बाद में बहुत सी बातें भूल जाती हैं। क्रेसवेल ट्रांसक्रिप्शन की ये 5-6 चीज़ें बताता है, 5-6 गाइडलाइंस दी हैं उसने कि ट्रांसक्रिप्शन करते हुए आपने किन बातों का ख्याल रखना है। ट्रांसक्रिप्शन से मुराद क्या है कि आपने तरतीब के साथ सेंटेंसेस की शक्ल में इंटरव्यूज़ को या ऑब्जर्वेशंस को लिखना होता है कागज़ पर, बाद में उसके एनालिसिस करने के लिए। तो उसमें वो कहता है कि लिखते हुए क्या करें, क्रिएट 3 इंच मार्जिन ऑन ईच साइड ऑफ द टेक्स्ट। जिस कागज़ पे आप लिख रहे हैं तो उसके दोनों तरफ 3-3 इंच मार्जिन छोड़ दें। किस लिए? ताकि जब आप बाद में उसको पढ़ें तो आपने मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। एक इंटरव्यू को, एक बंदे के इंटरव्यू को पढ़ा या उसकी बात हो, उसकी साइड पे उसी वहाँ आप मेन पॉइंट साइड पे लिखते जाते हैं पेज पे। इसलिए पेज के दोनों तरफ या एक तरफ 3 इंच मार्जिन छोड़ते जाएं, ताकि आपके पास नोट्स लिखने के लिए, मेन पॉइंट्स लिखने के लिए जगह हो। दूसरी बात, लीव एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द पेज बिटवीन इंटरव्यूअर्स कमेंट्स एंड इन द इंटरव्यू। इंटरव्यूअर कौन होता है? इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यू जो दे रहा है इंटरव्यू। तो वो कहता है कि बिटवीन इंटरव्यूअर ने अगर कमेंट्स कोई दिए हैं, बाद का ये होता है कि इंटरव्यू लेने वाला साथ साथ भी कुछ चीज़ें लिखता जाता है या कमेंट्स लिखता जाता है कि मैं इससे मुझे ये सेंस आ रही। तो अब वो कहता है कि उसमें स्पेस दें कि इंटरव्यूअर के कमेंट्स और किस लिए, ताकि बाद में आपको पहचानने में आसानी हो, क्योंकि उस वक्त तो आप तेज़ी से लिख रहे होते हैं, आपको नहीं पता चलता। हैंड राइटिंग भी एक तरह की होती है, कोई ना कोई निशानी छोड़नी होती है कि ये इंटरव्यू लेने वाले के कमेंट्स हैं, ये इंटरव्यू देने वाले के कमेंट्स। तो इसलिए क्रेसवेल कहता है कि स्पेस छोड़ दें दरमियान में, 2-3 लाइनें छोड़ के अगले कमेंट्स शुरू करें, ताकि बाद में आपको डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो, पहचानने में आसानी हो कि ये कमेंट्स किसके हैं। और तीसरी बात वो ट्रांसक्रिप्शन के हवाले से करता है, हाईलाइट और मार्क इन सम वे द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द इंटरव्यू। जो क्वेश्चन इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेने वाला पूछता है, उनको कोई निशानी लगाएं उस पर, बोल्ड कर लें या कोई कलर चेंज कर लें, ताकि आपको बाद में पता चले कि ये क्वेश्चन था और इसका जवाब यहाँ ख़त्म होता है और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। अगर आप कोई निशानी नहीं लगाएंगे तो बाद का चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, कंफ्यूज करती हैं कि पहले सवाल का जवाब कहाँ ख़त्म हुआ, दूसरा कहाँ से शुरू हुआ, तो वो फिर मुश्किल होती है ढूंढने में। तो उसको बोल्ड कर लें या कलर चेंज कर लें, ताकि पता हो कि यहाँ पहला सवाल ये था, इसका जवाब यहाँ ख़त्म हुआ, दूसरा सवाल यहाँ से शुरू हुआ, उसका, तो आपको आसानी होगी बाद में। और चौथी बात जो क्रेसवेल कहता है कि ट्रांसक्राइब करते हुए ट्रांसक्रिप्शनिस्ट को चाहिए यूज़ कंप्लीट डिटेल्ड हेडर्स। ऊपर हेडिंग्स बड़ी डिटेल के साथ हैं। जो भी आपने एक इंटरव्यू शुरू किया, मिसाल के तौर पर आपने एक हाई स्कूल के इंटरव्यू को ट्रांसक्राइब करना शुरू किया है, तो उसके ऊपर डिटेल के साथ उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें कि ये स्कूल का नाम ये था,
पार्टिसिपेंट 1 ने ये कहा, पार्टिसिपेंट 2 ने ये कहा। तो आपकी डिटेल हेडर्स होने चाहिए, हेडिंग्स कंप्लीट हूँ, डिटेल्ड हूँ, ताकि बाद में जब आप एनालिसिस शुरू करें तो आपके पास ऑब्जर्वेशन की या इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन पूरी हो, आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी। वरना प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन होती है, प्रॉब्लम्स आते हैं बाद में। शुरू में तो बंदा जल्दी में होता है कि जल्दी जल्दी करता था, लेकिन बाद में जब एनालिसिस शुरू करता है फिर उस वक्त फिर पीछे से उसे दोबारा और ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़्यादा एनर्जी आपकी इस्तेमाल होती है, ज़्यादा दिन लग जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि शुरू से ही तरतीब से सोच समझ के केयरफुली हर चीज़ करें। और 5वें नंबर पे क्रेसवेल कहता है ये 2 बातें आखिरी बड़ी अहम है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। ट्रांसक्राइब ऑल वर्ड्स, कोई लफ्ज़ ना छोड़ें। अगर आप टेप रिकॉर्डिंग के ज़रिए आपने टेप रिकॉर्ड की हुई या वीडियो, तो किसी चीज़ को, किसी लफ्ज़ को गैर हम समझ के ना छोड़ दें कि ये छोड़ना है, ये दफ़ा करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इससे क्या निकलना। क्रेसवेल कहता है कि हर लफ्ज़ को लिखें आप ट्रांसक्राइब करते हुए। एंड टाइप द वर्ड पास, आगे देखें मिसालें दी हुई हैं। टू इंडिकेट व्हेन इंटरव्यूज टेक अ लेंथी ब्रेक इन देयर कमेंट्स, अगर आपने सवाल पूछा और इंटरव्यू देने वाला जो है वो सोचने बैठ गया और काफ़ी देर वो बैठा रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया या बहुत देर के बाद सोच के जवाब दिया, तो वहाँ पास का लफ्ज़ लिखें ताकि आपको बाद में पता चले कि इस पे उसने बहुत सोच विचार की या उसने पास के बाद जवाब ही नहीं दिया। दीज पासेस मे प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइम्स व्हेन इंटरव्यूज कैन नॉट और विल नॉट रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन। वो जवाब ना दे सका या उसे समझ नहीं आया आपके सवाल या उसे जवाब नहीं आता था उसका, तो आपको ये पता चल जाए कि कहाँ कहाँ उसने पास लिए, बहुत ज़्यादा सोच के जवाब दिया या जवाब ना दे सका। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बाद में एनालिसिस में काम आएगी। और 6ठे नंबर पे जो आखिरी बात है वो भी इसी से रिलेटेड 5वें से, रिसर्चर कैन आल्सो रिकॉर्ड अदर एक्शंस अकरिंग ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। क्रेसवेल कहता है कि इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन के दौरान एक एक एक्शन जो है उसको रिकॉर्ड करें, उसको लिखें, कोई किसी को गैर हम समझ के ना छोड़ें। फॉर एग्जांपल टाइप लाफ्टर द इंटरव्यू लाव, अगर इंटरव्यू देने वाला आपके किसी सवाल पे हंसता है, हंस के जवाब देता, तो लिखें कि उसने हंसते हुए जवाब दिया, वो ये लफ्ज़ लिख दें लाफ्टर। अगर वो ऑफिस में बैठा हुआ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, बल्कि आजकल तो मोबाइल जेबों में होते हैं, तो इंटरव्यू के दौरान अगर टेलीफोन रिंग आ गई है तो वो भी आप लिखें, टू इंडिकेट, ये दिखाने के लिए कि यहाँ चूँकि फ़ोन कॉल आई थी तो यहाँ इंटरप्शन हुई थी। और इनऑडिबल, अगर आपने टेप रिकॉर्ड किया हुआ है और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही या सुन नहीं रही, या आपने इंटरव्यू फेस टू फेस भी ले रहे हैं तो उसमें कोई चीज़, कोई लफ्ज़ आपको समझ नहीं आए, तेज़ी से बोल गया इंटरव्यू देने वाला और रिपीट भी नहीं हुआ, तो फिर आप लिखें इनऑडिबल। टू मार्क व्हेन द ट्रांसक्रिप्शनिस्ट कैन नॉट डिटरमिन व्हाट इज़ बीइंग सेड, तो उससे ये पता चलेगा कि यहाँ जो कुछ कहा गया वो समझ नहीं आया। तो ये 6 चीज़ें हैं जो आपने ट्रांसक्रिप्शन करते हुए जहन में रखनी है। तो आज हमने पहले स्टेप की 2 स्टेजेस मुकम्मल कर ली, यानी प्रिपेयरिंग डाटा में हमने देख लिया कि डाटा ऑर्गेनाइज कैसे करना है, डाटा ट्रांसक्राइब कैसे करना है। इसकी जो तीसरी स्टेज है, यानी रिसर्चर ने ये फैसला करना है कि एनालिसिस बाय हैंड करना है या बाय कंप्यूटर करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ आखिरी बात जो क्रेसवेल कहता है, एज ए जनरल अप्रोच ट्रांसक्राइबिंग ऑल वर्ड्स में प्रोवाइड डाटा दैट कैप्चर्स द डिटेल्स ऑफ एन इंटरव्यू। अगर आप एक एक लफ्ज़ को ट्रांसक्राइब कर लेंगे, लिख लेंगे, किसी लफ्ज़ को गैर हम समझ के छोड़ेंगे नहीं, तो उससे आपको बाद में डाटा के बारे में बहुत सी तफसीलात समझने में आसानी होगी, आपको बहुत सी मालूमात ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल सकती हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर स्टूडेंट्स मुकम्मल हो गया। इसमें हमने आज क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के 6 स्टेप्स को डिस्कस कर लिया है। फिर हमने मेन फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस 6 फीचर्स को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने पहला स्टेप डाटा एनालिसिस का शुरू कर लिया, क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस का पहला स्टेप शुरू कर लिया, यानी प्रिपेयरिंग द डाटा फॉर एनालिसिस, और उसकी 2 स्टेजेस ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड ट्रांसक्राइबिंग डाटा मुकम्मल कर लिया, और तीसरी स्टेज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। और एक बात और जहन में रखें कि पहले हमने बात की थी कि हम क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस मुकम्मल कर लेंगे, यानी तीसरा चैप्टर पे चले जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स की सिचुएशन देखते हुए कि उन्हें प्रैक्टिकल वर्क में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल वर्क जो प्रैक्टिस वर्क में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसलिए मैंने खुद ही ये सोचा है कि पहले हम थ्योरेटिकल वर्क मुकम्मल कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मुकम्मल हो गए, अब हम क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मुकम्मल कर लेंगे, और बाद में अल्लाह करे, दुआ करें कि उस वक्त तक
यूनिवर्सिटियाँ खुल जाएंगी, गवर्नमेंट इजाज़त दे देगी यूनिवर्सिटियाँ खोलने की, तो फिर हम जो प्रैक्टिकल वर्क है वो हम फेस टू फेस प्रैक्टिस कर लेंगे क्लासरूम के अंदर। अगर ना खुला तो फिर देखेंगे, फिर अल्लाह खैर करेगा, और वो वीडियोस के ज़रिए या लेक्चर्स के ज़रिए इसी तरह मैं आपको भेजता रहूँगा। वो काम मुश्किल नहीं है, लेकिन आप थोड़े से अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए आपको टेक्निकली वो काम प्रैक्टिस वाला मुश्किल लगता है। काम मुश्किल नहीं है प्रैक्टिस करना, घर में बैठ के प्रैक्टिस हो सकती है। वीडियोस के ज़रिए भी आपको इंस्ट्रक्शंस या सारी प्रैक्टिस के तरीक़ाकार बताया जा सकता है और आसानी से आप कर सकते हैं। And finally, thanks a lot for listening me attentively, and Allah Hafiz.